हेलो फ्रेंड्स। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे अकाउंट्स का रिवीजन फॉर योर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की। तो मैं पहले आपको बता दूं इसका वेटेज आपको कितना रहेगा। ये ऑलमोस्ट 5 to 10 मार्क्स का आपके एग्जाम्स में वेटेज रखता है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है अगर आप लोग अच्छे से कर लो तो ऐसा फिक्स पकड़ के चलना कि आप लोग 5 से 10 मार्क आराम से निकाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की ये है कि दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, तो यहाँ पे आपके मार्क जाने नहीं चाहिए। तो गाइस चलो क्विकली हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ के लेंगे और फिर तरीका क्या होता है आपके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इसके बारे में हम लोग थरोली डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात, प्रॉफिट और लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग इज लाइक दैट, लेट्स से कोई एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ये एग्जिस्टिंग बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है या फिर आपका किसी का पार्टनरशिप फर्म हो सकता है या और कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अदर देन कंपनी है। ठीक है, हुआ ऐसे कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को मान लीजिए कुछ लोग हैं, वो काफी टाइम से इसे देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्हें दिखा कि दिस इज वेरी प्रॉफिटेबल वन एंड अकॉर्डिंगली लेट्स से ये जो 3 पर्सन हैं, इन लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम लोग एक कंपनी बना दे, कंपनी इनकॉर्पोरेट करें। और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए उन्होंने ये जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये इन्होंने टेक ओवर कर लिया। ओके, इन लोगों ने ये बिजनेस जो था, जो एग्जिस्टिंग था, उसे उन्होंने टेक ओवर कर दिया। ओके, और क्यों टेक ओवर किया? बिकॉज दे वर थिंकिंग फॉर मेकिंग अ कंपनी। और ये जो भी बिजनेस अब इन्होंने टेक ओवर किया है, अब ये कंपनी के नाम पे रन होगा, ये ऐसी इन लोगों की धारणा थी। ठीक है, तो इन लोगों ने टेक ओवर किया बिजनेस और डेफिनेटली दे विल हैव टू पे व्हाट, परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन भी इन्हें देनी तो पड़ती है। क्या मीनिंग होता है इसका? देखो, किसी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म का अगर आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है उस बिजनेस की असेट्स एंड लाइबिलिटीज अब आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इसके बदले में आपको कुछ देना तो पड़ेगा ना, तो दैट इज व्हाई यू विल बी पेइंग देम व्हाट, परचेस कंसिडरेशन। ओके, ये बात याद रखना। अब होता क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद अब आप टेक ओवर तो कर लेते हो किसी एक पर्टिकुलर डेट को, लेट से 1 जुलाई 2021, इस डेट को आप लोगों ने क्या कर लिया, बिजनेस टेक ओवर कर दिया। और फिर आप लग गए कंपनी के फॉर्मेशन की प्रोसेस में, और वो कंपनी मान लीजिए टाइम लग गया उस कंपनी को बनाते बनाते, एंड लेट से 30 सितंबर 2021 को ये कंपनी जो थी वो फॉर्म हो गई। ठीक है, अब अगर आप लोग एक बात पे गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने, या ये जो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, इन्होंने बिजनेस टेक ओवर किया। ओके, और बिजनेस कब टेक ओवर किया? तो 1 जुलाई 2021 को इन्होंने एक बिजनेस टेक ओवर किया। लेकिन कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है 30 सितंबर 2021 को। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो पीरियड होगा, कौन सा, जब इन प्रमोटर्स ने किसी के बिजनेस को टेक ओवर किया, वहां से लेके कंपनी के फॉर्मेशन तक के डेट तक। ऐसा नहीं होता कि ये जो रनिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस था, इसको आप बंद करके रख दोगे ताकि कंपनी फॉर्मेट होने के बाद फिर आप बिजनेस कैरी ऑन करोगे। ऐसा नहीं होता है। ये लोग टेक ओवर भले ही बिजनेस को कर ले, लेकिन ये बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। ओके, उसमें ट्रांजैक्शन होते रहेंगे, सेलिंग परचेसिंग चलती रहेगी। ओके, और जब ये कंपनी का फॉर्मेशन हो जाए एक बार, उसके बाद ये बिजनेस विल बी टेकन ओवर बाय द कंपनी, और फिर यही बिजनेस चलेगा तो सही, बट कंपनी के नाम पे चलेगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रॉम द पीरियड ऑफ टेक ओवर टिल द डेट ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन का जो पीरियड होगा, इस पीरियड में जैसे मैं बता रहा हूं आपके इस पर्टिकुलर बिजनेस का रनिंग अब तो स्टार्ट ही होगा। तो इस बिजनेस में इस पर्टिकुलर पीरियड में प्रॉफिट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है। तो गाइस, ये जो प्रॉफिट या लॉस रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ओके, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के पहले का ये पर्टिकुलर क्या रहने वाला है, बताओ, प्रॉफिट रहने वाला है। कौन सी डेट दिमाग में रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। टेक ओवर ऑफ द बिजनेस की डेट से कंपनी के फॉर्मेशन की डेट तक का जो टाइम पीरियड रहेगा,
तो ये टाइम पीरियड के बीच में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलने वाले, प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। और एक बार कंपनी का फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद से तो आपके ईयर एंडिंग के डेट तक, ओके, जो कि जनरली 31 मार्च होता है, एक बार कंपनी का फॉर्मेशन हो गया तो वहां से लेके जो आगे का ईयर एंड होगा, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, उस पीरियड का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉफिट और लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ओके, ये कौन, इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे बताना हम लोग, प्रॉफिट और लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। नाम से ही समझ रहा है, प्री इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन किसे बोलते बताओ, एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया वहां से लेके ईयर एंड की डेट तक का जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे बोलेंगे हम लोग पीएनएल पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। होप सो ये बात सबको समझ में आई होगी। ओके, अब गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो होता है ये तो हमारी नॉर्मल चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार बिजनेस स्टार्टअप हो जाए तो उसके बाद प्रॉफिट या लॉस दो ही चीजें आ सकती है, क्योंकि बिजनेस के आउटकम दो ही होते हैं। लेकिन नोटिस करने लायक बात है कि सर प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का क्या करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दिस इज कैपिटल इन नेचर। ये कैपिटल नेचर का होता है। ओके, क्योंकि आपको भी पता होगा, आपको भी समझता होगा, जो बार बार रिकरिंगली नहीं होता वो कैपिटल इन नेचर है। और प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई इनकॉर्पोरेशन या फिर आप किसी दूसरे के बिजनेस को टेक ओवर वगैरह जो करते हो वो कोई रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करते। तो दैट इज वाई ये रिकरिंग इन नेचर ना होते हुए नॉन रिकरिंग इन नेचर है, एंड दैट इज वाई इसे हम लोग कैपिटल इन नेचर बोल रहे हैं। और अगर ये कैपिटल इन नेचर है तो हमेशा याद रखना, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, मतलब क्या, मुझे अगर प्रॉफिट मिले प्री इनकॉर्पोरेशन का तो उस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर करता हूं मेरे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है। और जो मेरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है वो तो मेरा नॉर्मली कहां पे जाएगा बता, अच्छा सॉरी मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बीच में नहीं लाता हूं, मैं यहां लॉस की बात कर देता हूं, लॉस। लेकिन लॉस कौन सा, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के पहले जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वहां पे अगर लॉस आ जाए तो वो कैपिटल रिजर्व में तो नहीं डाल सकते, बिकॉज कैपिटल रिजर्व में सारे कैपिटल प्रॉफिट्स ही आते हैं। अब आपको तो कैपिटल लॉस हुआ है तो इसे या तो गुडविल अकाउंट में आप लोग ट्रांसफर कर देते हो या फिर आप उधर ही लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऐसा हेड आप लोग यूज कर सकते हो और उस लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को इंडिकेट कर सकते हो। ओके, इधर यू विल बी टेकिंग गुडविल अकाउंट इनटू कंसिडरेशन या फिर आप लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऐसा बोल के वहां पर आप लोग इंडिकेट कर सकते हो। ये किसकी बात चल रही है, कैपिटल नेचर का। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा दैट मीन्स प्रॉफिट और लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का है तो ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ही आपको दिखेगी या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही आपको ये चीज दिखाई देने वाली है। होप सो ये बात आपको सबको समझ में आई होगी। तो ये मुद्दे की बात है भाई, पहले ये समझ लो कि प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड कौन सा होता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ टेक ओवर टू द डेट ऑफ कंपनीज फॉर्मेशन जो पीरियड होगा उसे मैं प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या प्री इनकॉर्पोरेशन के पीरियड का नाम दूंगा। और जो पीरियड कंपनी के फॉर्मेशन के बाद का होगा उसे मैं कौन सा पीरियड बोलने वाला हूं बताओ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड बोलने वाला हूं। होप सो सबके दिमाग में क्या होगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है तो वो पहली बात कैपिटल नेचर के होते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन मिले तो ये डेफिनेटली कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर होगा। और अगर आपको लॉस प्री इनकॉर्पोरेशन का मिल जाए तो गाइज उसे आप लोग गुडविल और गुडविल को तो ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट उसे एक सेपरेट हेड से इंडिकेट कर दोगे, एंड विच इज व्हाट, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। होप सो ये बेसिक बातें आपके दिमाग में गई होगी। ओके, अब बच्चों मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम बताता हूं इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, मतलब जब आपके कंपनी को या आपके किसी बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को कोई कंपनी जब टेक ओवर कर लेती है तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको समझाता हूं। अब होता क्या है बच्चों, जो बुक्स ऑफ अकाउंट चलते हैं, ओके, तो लेट्स से ये बिजनेस तो रनिंग बिजनेस था, ये तो मैंने पहले ही बताया।
तो ये रनिंग बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन कर ही रहा होगा। ओके, और इस बिजनेस का तो, या इस बिजनेस एंटरप्राइज का बिजनेस तो ऐसे भी तो चल ही रहा है। अब इवन दो टेक ओवर इज देयर बट स्टिल बिजनेस इज रनिंग ऑन, बिजनेस फिर भी चल रहा है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट साइमल्टेनियसली मेंटेन हो ही रहे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 जुलाई 2021 को एग्जांपल में बोल रहे हैं कि हमारे बिजनेस के टेक ओवर की डेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 1 अप्रैल 2021 से लेके अभी तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन चल ही रहे होंगे, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही कर रहे होंगे। इवन जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है तो उस डेट तक भी आपका बिजनेस चलता रहेगा, आप बिजनेस बंद करके थोड़ी ना बैठोगे, तो आपकी अकाउंटिंग साइमल्टेनियसली चलते रहेगी। ओके, और इसके बाद कंपनी बनने लग जाती है तो आगे के ईयर एंड तक भी आपका बिजनेस चलेगा, तो यहां पर भी आप क्या कर रहे हो बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन कर ही रहे हो। अभी दिक्कत क्या होती है, आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट को स्प्लिट कर दो, मतलब जब तक कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, कंपनी का फॉर्मेशन हो गया तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर दो और नए बुक्स ऑफ अकाउंट बना लेना, ये आपका एक तरीका हो सकता है। या फिर आप क्या करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट स्प्लिट ना करते हुए, बुक्स ऑफ अकाउंट को स्प्लिट ना करते हुए आप वही बुक्स ऑफ अकाउंट कंटिन्यू करोगे। मैंने क्या बोला, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट स्प्लिट कर दो, ओके, मतलब प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आपके अलग बुक्स ऑफ अकाउंट, और इनकॉर्पोरेशन के बाद आपके अलग बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ऐसे आप दो बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली बताओ, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, तो इसमें कोई मगजमारी नहीं है, इसको आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। जहां मगजमारी होती है वो चीज एग्जाम्स में आती है, दैट इज अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट आप लोग क्या कर रहे हो बताओ, आप स्प्लिट नहीं कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, बिकॉज लेट्स से फ्रॉम 1 जुलाई 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक और उसके आगे 31 मार्च तक आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज ही नहीं किया, वो सेम ही क्या दिख रहा है बताओ, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं रेंट जैसे कि अगर मैं बात करूं रेंट जैसा एक्सपेंस, तो आपने 1 जुलाई 2021 से लेके 30 सितंबर 2021 तक तो रेंट पे ही किया, और उसके बाद 31 मार्च 2022 तक भी आप लोगों ने रेंट तो पे किया ही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेट से रेंट का लेजर देखने जाऊं, तो उसमें तो आपने एक साथ से 31 मार्च तक जितना आपने रेंट पे किया होगा उसकी यहाँ पर टोटल दिख रही होगी, लेट से फॉर एग्जांपल 50,000, तो ये पूरा रेंट मेरा इधर दिखने लग जाएगा इन माय लेजर। और फिर लेजर से ही आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और ट्रायल बैलेंस में भी फिर आप लोग रेंट कितना बताने वाले हो बच्चों, तो वो 50,000 का ही आप लोग रेंट बताने वाले हो। अब दिक्कत क्या हो रही है, मुझे आप ही लोग बताओ, ये रेंट 50,000 का जरूर है एक साथ से 31 मार्च तक, लेकिन आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये जो पीरियड होगा, प्रायर पीरियड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड का रेंट है वो कैपिटल इन नेचर होना चाहिए, और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन जो भी आपका रेंट आ रहा है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, तो वो कैपिटल नेचर का नहीं रहेगा। तो आपको नहीं लगता इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा? ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट जब स्प्लिट नहीं होते हैं तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और बुक्स ऑफ अकाउंट स्प्लिट नहीं हुए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उन्हें स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, जब बुक्स ऑफ अकाउंट स्प्लिट नहीं होते हैं तो आपको आइटम बाय आइटम आपको सारे स्प्लिटिंग अप करने पड़ेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। एंड गाइस यही आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने मिलेंगे। ओके, तो बस हमको यही देखना है कि हमें इन्हें सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसे बनाना पड़ेगा, इन बातों की चर्चा अब हम लोग यहां से आगे करने वाले हैं, तो शांति से इसको एक बार समझ के लीजिएगा। ओके, प्लीज वेट अ मिनट। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम कैसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह बनाने वाले, या हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंपनी का नाम डाल देना है, फिर यहां पे लिख दोगे फॉर द ईयर एंडेड
डैश 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 जो भी होगा उसको आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। और फिर यहां पर आप लोगों का देखिए ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये आप लोग हेडिंग में डालने वाले हो, ठीक है। फिर लगा तो कंपनी का नाम ऊपर डाल देना, फिर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां पे इसका फॉर्मेट बनने लगेगा जिसके अंदर आप सबसे पहले यहां पे बना लोगे पर्टिकुलर्स, यहां पर सीरियल नंबर का भी कॉलम बना देना, ओके। फिर इसके बाद यहां पर आप बेसिस का कॉलम जरूर बना लेना, बेसिस, ठीक है। फिर यहां पे लिख देना आपकी टोटल, फिर यहां पे आएगा प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ओके, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अब ये कॉलम आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज ये फॉर्मेट कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, ओके। तो ये बना आप लोगों का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट, ओके। अब इसमें आपको करना क्या पड़ेगा भाई, आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस, लेकिन उसे स्प्लिट करते हुए निकालना है कि भाई प्री का कितना है और पोस्ट का कितना है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब बुक्स ऑफ अकाउंट स्प्लिट नहीं होती है तो जो भी आपका आइटम ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर है वो एक्यूमुलेट होके ट्रायल बैलेंस में दिखने लगता है। तो उसमें प्री पीरियड का भी आ जाता है, पोस्ट पीरियड का भी आ जाता है, तो जिससे हम प्री और पोस्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे, और दैट इज वाई हमें उसे अलग अलग करना पड़ता है या स्प्लिट करना पड़ता है। क्लियर है। तो अब ये जब हमने ऐसा फॉर्मेट बना लिया तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, यहाँ पे लिखेंगे हमारी इनकम्स, यहाँ पे लिखी जाएगी इनकम्स, ठीक है। या मैं तो बोलूंगा सबसे बेटर आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए आप सीधे यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत कीजिए, ओके। आप सीधे यहां पे शुरू कर देना ग्रॉस प्रॉफिट से, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से आप लोग यहां पे शुरू करोगे, यहां पे आपको कुछ स्पेसिफाइड बेसिस दिए जाएंगे जिनके बेसिस पे आप लोगों को स्प्लिटिंग अप करनी पड़ेगी। अब वो बेसिस कैसे होते हैं कैसे नहीं, ये सब मैं इसी वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं, बट सिर्फ आप लोग थोड़ा फॉर्मेट के तौर पे समझ लेना। आपको ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डालना पड़ेगा और यहां से आप डिडक्ट कर देना सारे आपके एक्सपेंसेस, ओके। अब जितने भी 1 2 3 4 5 जितने एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे उनको सबको आपको स्प्लिट करना है, ओके। अब उन्हें स्प्लिट करने के लिए कौन सा बेसिस यूज करना है वो बेसिस यहां पे लिखा जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कब कौन सा बेसिस यूज करना है थोड़ी ही देर में। यहां पे उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंस की टोटल आ जाएगी, और इस टोटल को इस बेसिस के रेशो में आपको प्री और पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना रहेगा, ओके। दैट्स इट, इतना ही आपको काम करना है। और लास्टली फिर यहां पर आपको आपका मिल जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट, ओके। और नेट प्रॉफिट जो मिलेगा यहां पे मिलेगा टोटल नेट प्रॉफिट, और उसको वो ऑटोमेटिक स्प्लिट करके आ जाएगा इन योर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये ऑटोमेटिक स्प्लिट करके कैसे आएगा बच्चों, क्योंकि आपने ग्रॉस प्रॉफिट को किसी बेसिस पे प्री और पोस्ट में स्प्लिट किया रहेगा, एक्सपेंसेस को कुछ बेसिस के तौर पे आपने प्री और पोस्ट में आपने इसे स्प्लिट कर दिया होगा। तो अल्टीमेटली आपको प्री में भी प्रॉफिट मिलेगा लॉस मिलेगा, पोस्ट में भी प्रॉफिट मिलेगा लॉस मिलेगा, ओके। अब याद रखना प्री में जो भी आप लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है उसकी प्रॉपर एक नोट दे देना। और क्या नोट दोगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये नोट लिखना मत भूलना। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ये कहां पे जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो इसका कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखेगा। ये नोट लिखना कंपलसरी है, इस पे आपको मार्क फिक्स टू फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गया। तो ये ऐसे आप लोगों का फॉर्मेट बनने वाला है फॉर योर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ओके। तो ये बात मेरी अच्छे से याद रखना। और सर लॉस आया तो क्या, लॉस आया तो आप लिख सकते हो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस ट्रांसफर टू ईदर गुडविल और इट विल बी शोन एज लॉस फ्रॉम प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ऐसा भी हेड से आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो, ओके। प्रॉब्लम में करना तो इतना ही है, लेकिन अब सवाल उठता है सर आप बार बार बोल रहे थे
कि कुछ बेसिस पे हमें इन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस को, ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये बेसिस कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो गाइस ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें आपको बेसिकली कुछ रेशियोज के बारे में जानना है। ओके, तो बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो सबसे पहला होता है टाइम रेशियो। ओके, टाइम रेशियो क्या है? टाइम रेशियो टाइम पीरियड ऑफ या टाइम ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये डेफिनेटली मंथ्स में होगा, इज टू टाइम ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, टाइम ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, तो दिस विल बी योर टाइम रेशियो, ऐसे निकलेगा आपका टाइम रेशियो। और प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहां से कहां तक होगा ये मैंने एकदम स्टार्ट से ही आपको बता दिया। डेट ऑफ टेक ओवर से, ध्यान रखना, डेट ऑफ टेक ओवर से कहां तक, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक। ये जो पीरियड होगा ये आपका कौन सा पीरियड कहलाएगा बताओ? ये प्रायर पीरियड कहलाएगा या प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहलाएगा। और टाइम ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसे बोला जाता है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टिल, बोलो कहां तक? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक, जहां पे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वहां तक का पीरियड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहलाएगा। ओके, तो ये रेशो आप लोगों को लगेगा कुछ एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब कौन सा एक्सपेंस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप समझ लीजिए कि बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से है। तो इसमें मैंने सबसे पहला आपको बताया है टाइम रेशो। ओके, तो टाइम रेशो का मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकाला जाता है। टाइम ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन मंथ्स ले लेना, और इज टू टाइम ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ये भी मंथ्स में ले लेना। तो ये जो रेशो रहेगा इट विल बी इंडिकेटिंग योर टाइम रेशो। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। और लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको हर प्रॉब्लम में ये रेशो निकालना ही पड़ने वाला है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर, आपको हर प्रॉब्लम में ये रेशो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड रेशो होता है सेल्स रेशो। ओके, सेल्स रेशो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं एक बात बता दूं, ये रेशोज आपने बराबर कंप्यूट कर दिए तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं बचा, लेकिन ये रेशोज में ही आपने गड़बड़ करी तो प्रॉब्लम पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। टाइम रेशो तो फिर भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा ज्यादा वो भी निकाल पाएगा, लेकिन सेल्स रेशो में बहुत गेम होता है गाइस, ये अच्छे से समझ के लेना। सेल्स रेशो बारीकी से समझ के लो। अब देखने में तो बड़ा आसान लगेगा कि सेल्स रेशो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूं सेल्स रेशो कैसे निकाला जाएगा। आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहां पे टोटल सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, टोटल सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू टोटल सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके बच्चों, एक बात वापस से बता देता हूं, ये बात पे फोकस करिए। ये टोटल सेल्स है, लेकिन कौन से पीरियड का? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। ये टोटल सेल्स दिया है लेकिन कौन से पीरियड का बताना? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का। ओके, इसमें आपका पैर कहां पे स्लिप हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। बहुत बार क्या होता है, ऐसे दे देते हैं जैसे एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड is twice of average monthly sales of post incorporation period। ओके, मतलब क्या हो गया? प्री इनकॉर्पोरेशन का एवरेज मंथली सेल जो है, या एवरेज मंथली सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज ट्वाइस
ऑफ एवरेज मंथली सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का अगर सेल्स, मंथली सेल्स 1 होगा, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना होगा बताओ? 2 होगा। तो आप फटक से बोल सकते हो सर ये रेशो 2:1 आ गया सेल्स रेशो, तो ये बात एकदम गलत है। बिकॉज ये देखिए एवरेज मंथली सेल्स के बारे में यहां पर बोला गया है ना, एवरेज मंथली सेल्स के बारे में बोला है। और मैंने आपको क्या बताया, सेल्स रेशो कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू टोटल सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इस तरीके से आपको सेल्स रेशो निकालना पड़ेगा। तो ऐसे एकदम से कंक्लूजन पे जंप मत मार देना, तब आपकी गलती होने का बहुत बड़ा चांस रहेगा। ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप इस चीज पे ध्यान मत रखिएगा कि भाई एवरेज मंथली सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज ट्वाइस ऑफ एवरेज मंथली सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो यहाँ पे 2:1 अगर कोई बोलता है तो ये गलत रेशो निकलने लग जाएगा। ओके, तो सवाल है सर फिर हमने क्या करना? तो बेटा पहले देखो कि टाइम पीरियड कैसे, टाइम रेशो कैसे निकला। मान लीजिए इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड जो है वो 4 मंथ्स निकल रहा है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम जो है वो 8 महीने निकल रहा है। ठीक है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 8 मंथ्स, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड 4 मंथ्स है। तो आपने क्या करना बच्चों, टोटल सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपने निकालना है। अब टोटल सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कैसे निकलेगा? तो मान लो आप क्या करोगे, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्स पकड़ लोगे। एवरेज मंथली सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना पकड़ लेते हो बताओ? एक्स पकड़ लेते हो। तो मुझे बताओ एवरेज मंथली सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना रहेगा? ट्वाइस। किसके ट्वाइस? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के एवरेज मंथली सेल का ट्वाइस होता है एवरेज मंथली सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये कितना हो जाएगा बताना? 2x निकल के आ जाएगा। रेशो आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ट्वाइस, थ्राइस, हाफ वगैरह, वो सब आप आपके होशियारी से कर लेना। ओके, तो अब मैंने क्या किया, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एक्स पकड़ लिया और एवरेज मंथली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का बाय डिफॉल्ट फिर कितना सेल्स आ रहा है बताओ? 2x। हमारा इससे रेशो नहीं निकलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा। अब टोटल सेल्स कैसे निकलेगा? तो पहले मैं क्या करता हूं, एवरेज मंथली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स देख लेता हूं, वो कितना है? 2x, ये मंथली सेल्स है, इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने नंबर ऑफ मंथ्स है? 4। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, तो ये कितना आ गया बताओ? 8x। ओके, मैं वैसे ही टोटल सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कर देता हूं। अब ये कैसे निकलेगा? तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का एवरेज मंथली सेल्स कितना है। तो आप बोलेंगे सर ये तो x है, तो मैं मंथली सेल्स x लिख देता हूं, इनटू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का। तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 मंथ्स, तो ये कितना निकला बताओ? ये निकलेगा 8x। तो मुझे बताओ रेशियो आपका क्या निकला? 1:1 आपका रेशियो निकला। दिस इज योर सेल्स रेशियो गाइज। तो मेरी बस इतनी बात आप लोग अच्छे से याद रखना। बस ये आपने अगर प्रॉपरली हैंडल कर लिया सेल्स रेशियो, तो समझ लीजिए आपका आधा काम तो खत्म हो गया। क्योंकि बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक तो टाइम रेशियो होता है, दूसरा सेल्स रेशियो होता है। ठीक है, और ये कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। और कई बार कभी कभी बेसिस क्वेश्चन में ही गिवन होता है, बेसिस कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो जहां क्वेश्चन में बेसिस दिया जाए वो आपने एज इट इज वहां से उठा लेना चाहिए। ओके, तो ये बात याद रखिए। अब देखो मैंने ये तो बता दिया कि आपके बेसिस के कौन कौन से रेशोज है। तो सिंपली एक टाइम रेशो है, दूसरा सेल्स रेशो है। पर हम लोग अब लास्ट में ये समझ लेंगे कि भाई ये जो रेशो है आपको कैसे यूज करने हैं। देखो एक्सपेंसेस के आइटम्स आपको दिए जाएंगे, आपको आपकी सुबुद्धि से सोचना पड़ेगा कि कौन से आइटम ऑफ एक्सपेंस को कौन से रेशियो से स्प्लिट किया जा सकता है प्री और पोस्ट के अंदर, ये आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। ओके, तो अंदाजा लगाना बहुत बड़ा काम नहीं है, हम लोग को लिस्ट एक बार समझ के लेनी है जिसके बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हो बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो।
तो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट फटाफट देख लेते हैं। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को प्री और पोस्ट में आपको डालना होगा तो पक्का लिख के देता हूं, सेल्स रेशो के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे आप उन्हें क्या कर देना बताओ, स्प्लिट अप कर देना। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, सेल्स रेशो, क्योंकि बेटा ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस सेल्स से ही कनेक्टेड होता है, तो दैट इज वाई सेल्स रेशो। अब भले ही आगे लिखा है भाई कुछ नहीं मिला तो सीओजीएस के रेशो में, नहीं तो टाइम रेशो, बट मैं इतना आपको पक्का बोलता हूं मेरे ऑब्जर्वेशन से कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा जहां पे सीओजीएस के हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े या टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े। तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस बिंदास दिमाग में रखिए, सेल्स रेशो में आपको अपोर्शन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। देखो, वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब होता है विच आर रिलेटिंग टू योर सेल्स, जो सेल्स से रिलेटेड होंगे। ओके, तो जो सेल्स से रिलेटेड होंगे तो सवाल ही नहीं उठता बेटा वो तो किस रेशो में जाएंगे, सेल्स रेशो में ही जाने वाले हैं। ओके, अब वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से जो सेल्स से कनेक्टेड होते हैं, कैरेज और कार्टेज आउटवर्ड, मतलब जब आप सेल करते टाइम गाड़ी भाड़ा देते हो उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, वो तो सेल से इंपैक्ट करेगा, तो उसको सेल्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नाम से ही समझ रहा है सेल्स रेशो में बांटना पड़ेगा। कमीशन टू सेलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट, ये सब सेल्स से कनेक्टेड है, सेलिंग रेशो में बटेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, ब्रोकरेज, सेल्स प्रमोशन, सब कनेक्टेड टू सेल्स है तो सेल्स रेशो में चले जाएंगे। ओके, उसके अलावा कुछ फिक्स्ड चार्जेस हो सकते हैं, है ना, फिक्स चार्जेस, फिक्स कॉस्ट जो होगी वो टाइम के प्रोपोर्शन में अपोर्शन होगी। अब फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी होती है, सैलरीज देना है टाइम रेशो में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टाइम रेशो में, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, प्रिंटिंग, टेलीफोन, टेलीग्राम, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन, और जो भी कोई एक्सपेंसेस होंगे जो नॉट कनेक्टेड टू सेल्स होंगे तो वो याद रखना गाइस, वो टाइम रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो फिक्स कॉस्ट होती है और जो नॉट रिलेटेड टू सेल्स होंगे वो सारे के सारे टाइम रेशो में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। ओके, फिर इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही डालना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली, मतलब उसको बांटना नहीं पड़ेगा, दिखे तो डायरेक्ट प्री इनकॉर्पोरेशन के कॉलम में आपको डाल देना पड़ेगा। अब ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है, चार्ज टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, कोई अगर इंटरेस्ट है ऑन वेंडर्स कैपिटल तो ये आपको प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डाल देना पड़ेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी आप किसी का रनिंग बिजनेस टेक ओवर करते हो तो उन लोगों को परचेस कंसिडरेशन देनी चाहिए, सही है कि नहीं, जिसका बिजनेस था उसे आपको परचेस कंसिडरेशन देनी पड़ेगी बिकॉज यू आर टेकिंग ओवर देयर बिजनेस। तो याद रखिएगा जो परचेस कंसिडरेशन आप लोग दे रहे हो उसमें अगर थोड़ा बहुत डिले कर दीजिए आप लोग, अगर थोड़ा बहुत डिले कर दिया तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चला जाएगा। ओके, तो ये बात याद रखना। और वो भी एक बात ध्यान रखिए, परचेस कंसिडरेशन का प्री इनकॉर्पोरेशन में तभी जाएगा जब वो इस पीरियड से कनेक्टेड है। अगर आप इंटरेस्ट कंपनी के फॉर्मेशन के बाद दे रहे होंगे तो वो डेफिनेटली फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, ये नीचे दिया हुआ है। और ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसके बारे में क्या बोला गया है बच्चों, कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन वेंडर्स कैपिटल देते हो, जैसे इस बिजनेस का जो ओनर था उसको अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता था, अब ये तो बातें पुरानी हो गई है ना, तो अगर आप उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो तो वो आपका स्पेसिफिकली प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ही रहेगा, क्योंकि कंपनी के फॉर्मेशन के बाद कोई इंडिविजुअल प्रोपराइटर का कैपिटल तो नहीं होता, तो अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन का ही है, बिकॉज कंपनी के फॉर्मेशन के बाद कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ओके, ये बात याद रखना। फिर कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के ही है, क्योंकि वो कंपनी में ही होते हैं तो दैट इज वाई वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही माने जाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ये ध्यान में रखना, ये बहुत परेशान कर सकता है। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस बोल सकते हो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप लोग बोल सकते हो या इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस बोल सकते हो, तीनों भी नाम एक जैसे दिखते हैं बट मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि
कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए आप ये खर्चे कर रहे हो। तो याद रखना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ये स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड है, और सिर्फ कंपनी से रिलेटेड है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में इन्हें आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन। अब बेटा डायरेक्टर कंपनी के होते, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के नहीं होते, तो उनको अगर रेमुनरेशन दे रहे हो तो भाई बोलने की जरूरत नहीं, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का रहेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होते हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी आपका क्या रहेगा बताओ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि डिबेंचर्स कंपनी के ही इशू होते हैं, तो इट विल बी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, होप सो ये भी समझ में आया होगा। फिर उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो आपको भी समझ रहा होगा ये सिर्फ कंपनी में देखने मिलता है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म में नहीं मिलता, तो ये स्पेसिफिकली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ही रहेगा, तो हम इसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डाल देंगे। ठीक है, होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। एंड नाउ नेक्स्ट, ऑडिट फीस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप लोग कंपनीज ऑडिट कर रहे हो अंडर कंपनीज एक्ट, जिसे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोला जाता है, याद रखना, अगर ऑडिट के वक्त आपको ऐसा दिया जाए, ऑडिट फीस है, ये खर्चा है, लेकिन बोला जाए कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है या फिर कंपनी ऑडिट है, तो सीधे उठा के इसको कहां पे डाल देंगे बताना, इसको सीधे उठा के प्री के कॉलम में डाल, सॉरी, ये सीधे सीधे उठा के आप लोग पोस्ट के कॉलम में डालना, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट माने जो कंपनीज एक्ट ने ऑडिट करने बोला है कंपनी का, उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, तो ये तो कंपनी से रिलेटेड है, तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा, और कंपनी ऑडिट तो बोलने की जरूरत नहीं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जाएगा। लेकिन अगर टैक्स ऑडिट की बात चल रही है अंडर सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो बच्चों याद रखना मेरी एक बात, ये जो टैक्स ऑडिट होता है ना गाइस, तो ये टैक्स ऑडिट हमेशा याद रखिएगा, ये टर्नओवर के बेसिस पे होता है, तो किसी का टर्नओवर अगर 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो उसे 44 AB के तहत क्या करना पड़ता है, टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, तो ये बेस्ड है टर्नओवर पे, तो टर्नओवर पे बेस है, इसके लिए इसे टर्नओवर के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, तो ऑडिट फीस कंपनी ऑडिट या स्टेट्यूटरी ऑडिट है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डालना, लेकिन अगर सेक्शन 44 AB का इनकम टैक्स का ऑडिट होगा तो इसे टर्नओवर के रेशियो में दोनों में स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, ये बात याद रखना। और लास्टली इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन, मैंने अभी अभी आपको बताया, परचेस कंसिडरेशन अगर प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन तक के पीरियड के लिए इंटरेस्ट होगा तो वो प्री में जाएगा, और इनकॉर्पोरेशन के बाद का भी रहा तो वो सीधे पोस्ट में जाने लग जाएगा, क्या, इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मैंने पूरा ट्राई किया है कि जो आपके प्रॉब्लम्स में एक एक चीज आ सकती है वो आपको जमने लग जाए, उसी अकॉर्डिंग मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था, तो होप सो आपको सबको समझ में आया होगा। आप अब इसके बाद जब प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आई मस्ट अश्योर यू दैट कि आपको बहुत अच्छे से वो प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, प्रोवाइडेड आपने ये सारी बातें ध्यान से सुनी हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।